देखिए अगर किसी गांव के इलाके में कोई लड़ाई हो जाती है, और देखिए गांव के इलाकों में जब लड़ाइयां होती हैं, जब कोई डिस्प्यूट होता है, तो बेसिकली ज्यादातर केसेस में वो डिस्प्यूट लैंड डिस्प्यूट होता है, जमीन का डिस्प्यूट होता है कि तुमने हमारे खेत हड़प लिए, हमारे खेत का इतना भाव हड़प लिया। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों के ऊपर ही गांव जैसी जगहों पर लड़ाई होती है, बाकी चीजों पर गांव की जगहों में ज्यादा लड़ाइयां नहीं होती है। तो अगर इस तरीके की कोई बात पे अगर गांव में कोई डिस्प्यूट आता है, तो वो डिस्प्यूट किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। प्लस मेन और वुमेन के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, जब पेरेंटल प्रॉपर्टी को बिक्वीत करने की बात आती है, तो उनके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की जब बात आती है, तो उस चीज के कम मतलब उस चीज के रिस्पेक्ट में हमारी सरकार ने क्या किया है, तो इन सब चीजों को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये चैप्टर 6 है हमारे क्लास 6 की पॉलिटी की किताब का। शुरुआत करते हैं, इसका टाइटल है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए 6 लाख विलेजेस हैं इंडिया में, सबके वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, बहुत सारी चीजों को करना है। तो ऑब्वियसली बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा गांव के इलाकों में। अब एक ऑफिसर जो कि स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो कि हमने बात की थी ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, उसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में बात की थी। फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में हमने बात की थी कि पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, और कौन कौन से ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो गांव में काम करते हैं, उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कहानी शुरू होती है, अ क्वेरल इन द विलेज, एक छोटी सी लड़ाई। लड़ाई किस बात पे शुरू हो रही है? लैंड का एक पर्पज है कि भैया मोहन एक फार्मर है, उसका एक छोटा सा एग्रीकल्चरल लैंड है, उसका उसकी फैमिली का, उसी एग्रीकल्चरल लैंड पे पैदावार करके वो अपना जीवन यापन करते हैं। कई सालों से वो उस जगह पे अपनी फार्मिंग कर रहे हैं, और उसके जस्ट फील्ड के बगल में एक दूसरा पर्सन है, रघु, उसका लैंड है। अब जब रघु के लैंड की बात आती है, तो रघु थोड़ा सा ज्यादा इन्फ्लुएंसर है मोहन के कंपैरिजन में। जो रघु का लैंड है वो भी ज्यादा है, थोड़ी इसकी पहचान पहचान है। और जो रघु और मोहन के लैंड के बीच की जो बाउंड्री थी, वहां पे एक बंड लगी थी। बंड कुछ नहीं होता, एक झाड़ सा होता है, गड्ढा खोद के उसमें झाड़ सा डाल देते हैं, वो बंड हो जाती है। अब एक दिन मोहन जब काम करने आया सुबह, तो उसने देखा कि भैया रघु ने उस बंड को उखाड़ के थोड़ा खिसका दिया है, और कुछ इस तरीके से खिसका दिया है कि मोहन का थोड़ा सा लैंड रघु के पास चला गया। तो रघु का जो फील्ड है वो बड़ा हो गया, और मोहन का फील्ड हो गया छोटा। और इस तरीके के झगड़े गांव दराज के इलाकों में बहुत होते हैं दोस्तों। तो इस बात में मोहन को ऑब्वियसली गुस्सा आएगी कि भाई उसके लैंड कम हो रहा है, एक तो उसके पास वैसे ही छोटा लैंड है, ऊपर से वो कम हो रहा है। बट गुस्से के साथ साथ उसको थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि जो रघु की फैमिली है उसके बड़े बड़े खेत है, उसकी सरपंच से पहचान है, उनके बड़े बड़े भाई थोड़े गुंडे उंडे टाइप के लोगों से भी पहचान है। उसके बाद भी मोहन ने कुछ ताकत जुटाई और रघु से बात करने गया। जब रघु से बात करने गया, उसने रघु को बोला तुमने मेरा लैंड ले लिया। रघु ने मना कर दिया। इस बात पे बहस शुरू हो गई, वहां पे एक लड़ाई से शुरू हो गई, और रघु के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने मिलकर मोहन को मारा। तभी सब बवाल ज्यादा मचने लगा, तो अगल बगल के लोग आके इकट्ठा हो गए और वो मोहन को वहां से लेके गए। तो पहले उसके हेड पे चोट लगी थी, थोड़ा बहुत उसकी इलाज करने के बाद, फर्स्ट एड देने के बाद बात होने लगी कि भैया क्या किया जाए। तो जो मोहन के दोस्त थे, मोहन के दोस्तों ने उसको बताया कि एक काम करते हैं, लोकल पुलिस स्टेशन में चल के इस रघु के खिलाफ एक केस लिखते हैं, तो कुछ चीज निकलेगी। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं, पुलिस के पास नहीं जाएंगे, पुलिस के पास जाने से कुछ नहीं होगा, पैसे और बर्बाद होंगे और चीजों का सोल्यूशन निकलेगा नहीं। कुछ लोगों ने बोला नहीं, पुलिस के पास तो हमको जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम किसके पास जाएंगे। बहुत डिस्कशन के बाद ये समझ में आया कि भैया पुलिस वालों के पास चलते हैं, और कोई चीज तो समझ में नहीं आ रही। अगर मोहन का लैंड तो देखो चला ही गया उतना, तो भाई कैसे चीजों को सॉल्व की जाए। तो मोहन ने डिसाइड किया बाकी लोगों ने कि पुलिस के पास चलते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भैया बहुत सारे लोग पुलिस के पास जाने से क्यों मना कर रहे थे, और इस नोशन के साथ आप सब लोग यूजफुल हैं। नॉर्मल कर जो नॉर्मल लोग हैं, जो ज्यादा पहचान वाले लोग नहीं है, वो जल्दी पुलिस के पास नहीं जाते हैं, पुलिस के पास जाना अवॉइड करते हैं। एक तरीके से डर बैठा हुआ है पुलिस का लोगों के दिमाग में। अब एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन की बात करते हैं। तो भैया जब पुलिस स्टेशन जा रहे थे, तो लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने बोला कि एक काम करते हैं, ये छोटा है, ये जो हमारा गांव वाला जो पुलिस स्टेशन है, यहां क्यों जाएं, एक काम करते हैं शहर के बड़े पुलिस स्टेशन में चलते हैं और वहां पे जाके अपनी रिपोर्ट लिखवाते हैं। तो कुछ लोगों ने बताया कि नहीं भाई, बड़े पुलिस स्टेशन में जाने का कोई फायदा नहीं है। एक नियम होता है कि जिस इलाके में वारदात हुई है, जिस इलाके में कोई इंसिडेंट हुआ है, उस इलाके का जो असाइंड पुलिस स्टेशन है वहीं जाना चाहिए। तो हर पुलिस स्टेशन का अपना एक एरिया होता है जो उसके कंट्रोल के अंदर होता है। ओके, तो बात हुई, चलो भैया अपने इलाके के पुलिस स्टेशन में चलते हैं। तो ऑल पर्सन्स इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, इंसिडेंट, इंजरी, फाइट एक्सेट्रा। तो वहां पे जा सकते हैं, और उस इलाके का जो पुलिस स्टेशन में जो कंसर्न ऑफिसर्स होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उसको इन्वेस्टिगेट करें। अब यहाँ पे आपको चीजों को पता करिए
कि भाई आपके इलाके का पुलिस स्टेशन कौन सा है, बहुत आसानी से। अब देखिए पुलिस स्टेशन में जाने का बस यही एक रीजन नहीं होता, कभी कभी आप देखोगे आपका फोन खो जाता है, तो फोन खोने के लिए आपको नया सिम कार्ड लेना पड़ता है। उस नए सिम कार्ड के लिए पहले जाके आपको एफआईआर लिखानी पड़ती है पुलिस स्टेशन में। तो आप पुलिस स्टेशन में जाओगे, अपनी एफआईआर लिखाओगे, उसकी एक रिसिप्ट देंगे पुलिस स्टेशन वाले, और उस रिसिप्ट के बेसिस पे आप किसी भी नेटवर्क की दुकान पे जाके अपना वो पुराना सिम वापस ले सकते हो। तो पुलिस के पास जाने के बहुत से रीजंस होते हैं लोगों के पास। आप कभी किसी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो गए तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, पुलिस आपके घर पे आके देखेगी कि भाई आप वहां के परमानेंट नागरिक हो कि नहीं हो, कोई क्रिमिनल केस आपके अगेंस्ट पेंडिंग है कि नहीं है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। अब जब ये लोग पुलिस पे पहुंचे तो क्या हुआ, यहां से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का जो हेड इंचार्ज था, जिसको बोलते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ, उसको बताया गया कि भाई क्या हुआ, और मोहन ने बोला कि भाई मैं अपनी कंप्लेंट लिख के आपको देना चाहता हूं। तो एसएचओ नाराज हो गया, उसने बोला कि छोटे मोटे लैंड के झगड़े के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं इसकी रिटन कंप्लेंट नहीं लिखूंगा। लेकिन जब एसएचओ ने ऐसा बोल दिया तो वहां पे जो गांव वाले हैं वो नाराज हो गए। उन गांव वालों ने बोला कि आप देखिए इसको कितनी चोट लगी हुई है, इतनी चोट लगने के बाद भी, इसका लैंड छीनने के बाद भी अगर आप रिपोर्ट नहीं लिखेंगे तो कैसे होगा। तो जब एसएचओ ने देखा कि भाई इतने सारे लोग उसको ये बोल रहे हैं कि आप केस लिखो, इसको मारा गया है, तब एसएचओ पे थोड़ा प्रेशर आया और एसएचओ ने कहा कि चलो मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिख लेता हूं। ओके, तो यहां पे आपको एक चीज समझ में आई नॉर्मल केस में कि भाई पुलिस ने फर्स्ट इंस्टेंस में उसकी रिपोर्ट नहीं ली, तो क्या यहां पे पुलिस गलत थी? एब्सोल्युटली दोस्तों, यहां पे पुलिस गलत थी, कुछ सेंस में पुलिस यहां पे गलत थी। उसके बाद फाइनली जब प्रेशर पड़ा एसएचओ पे तो उसने उसकी रिपोर्ट लिखी, और रिपोर्ट लिखने के बाद उसने बोला कि मैं एक हवलदार को कल भेजूंगा जो कि तुम्हारे गांव में आके इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करेगा, इसकी छानबीन करेगा, देखेगा, तहकीकात करेगा। अब यहां पे देखा फ्रेंड्स कि यहां पे एक चीज समझ में आती है, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। अगर तो लैंड के पीछे झगड़ा हो रहा है तो इस झगड़े को सुलटाया कैसे जाए? तो सुलटाने के लिए ऑब्वियस सी बात है, क्या ऐसा कोई सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन किया जाता है जहां पे ये लिखा जाता है कि भैया ये जमीन इसकी, ये जमीन इसकी, ये जमीन इसकी? तो बिल्कुल फ्रेंड्स, ऐसा एक सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन होता है, हर गांव में, पूरे देश में मेंटेन होता है। इनके अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम होते हैं। तो ऐसे बहुत से रिकॉर्ड्स होते हैं जहां पे नाम लिखे जाते हैं। ऐसे अब तो भाई देखिए ऑनलाइन हो गया है दोस्तों। आप जैसे कि यूपी में या महाराष्ट्र में अगर आपको ये पता करना हो, पहले तो क्या होता था कि आपको म्युनिसिपल ऑफिस में या पंचायत ऑफिस में जाके उस लैंड के लिए वहां पे एप्लीकेशन डालनी पड़ती थी, थोड़ी बहुत फीस देके, थोड़ा बहुत पैसा खत्म करके आप जान पाते थे कि लैंड किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। लेकिन अब कई स्टेट्स में ऐसा हो गया कि ऑनलाइन सिस्टम आ गया भाई। ऑनलाइन स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे डालिए, अपना नाम डालिए, उस जगह की डिटेल्स डालिए, और आपको पता चल जाएगा कि वो जगह किसकी ओनरशिप के नाम पे है। ठीक है, तो ये जो काम होता है कि लैंड का मेजरमेंट करना और इस चीज का रिकॉर्ड रखना कि भैया वो लैंड किसका है, कितना है, उसकी बाउंड्री क्या है, ये काम है पटवारी का। और पटवारी को अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से बोला जाता है। उसको लेखपाल भी बोला जाता है, उसको कानूंगो भी बोला जाता है, विलेज ऑफिसर भी बोला जाता है, कर्मचारी भी बोला जाता है। यूपी में तो कानूंगो की आपके रिक्रूटमेंट भी कई बार होती है। इसको नॉर्मली हम लोग यहाँ पटवारी करेंगे। तो पटवारी वो ऑफिसर है जो कि लैंड को मेजर करेगा और लैंड के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखेगा। और कभी कभी पटवारी को एक विलेज का चार्ज दिया जाता है अगर विलेज बड़ा है, या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस का चार्ज दिया जाता है। ये पटवारी मेंटेन करेगा और रिकॉर्ड को रेगुलरली अपडेट भी करेगा। अपडेट क्यों करेगा उसको मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। आगे पे एक मैप दिखाया गया और एक करस्पॉन्डिंग रजिस्टर के डिटेल्स दिखाए गए, जिससे पता चलेगा कि एक पटवारी कैसे रिकॉर्ड्स को रखता है। उसके बाद पटवारी के पास बहुत से तरीके होते हैं एग्रीकल्चरल फीड को मेजर करने के। वो लॉन्ग चेन का इस्तेमाल करके भी एग्रीकल्चरल फीड को मेजर करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मोहन और रघु ने इनिशियली अपने इस लैंड को रजिस्टर करवाया होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई पटवारी वहां पे आया होगा, और उस पटवारी ने मोहन के लैंड को भी और रघु के लैंड को भी मेजर किया होगा, और उस मेजरमेंट के बाद अपने रजिस्टर में एंट्री की होगी। तो ये चीजें पहले हुई होंगी, तो पटवारी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है। अब देखते हैं उसके साथ साथ पटवारी और किस किस चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थोड़ा और जाने से पहले एक ये रजिस्टर देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है रजिस्टर आपके सामने येलो में, खसरा 5 का, और नीचे आपको एक मैप सा दिख रहा है। तो मैप में ऑब्वियसली बात है डायरेक्शन दिखेगा, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 ये, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ऊपर से इस मैप को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है खसरा रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी गिव्स यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैप गिवन बिलो। इट आइडेंटिफाइज विच प्लॉट ऑफ लैंड इज ओन्ड बाय whom. Look at both the records in the map and answers the questions given below regarding Mohan's and Raghu land. तो भैया यहाँ पे देखिए नंबर दे रखा है 1 2 3। ये नंबर यहाँ पे डिनोट हो रहा है। इस मैप में ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब बात किया जाए कि 1 वाला लैंड किसका है, तो 1 वाला लैंड है मोहन का। मोहन सन ऑफ राजाराम, विलेज अमरापुर ओनर। अभी देखते हैं
तो मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले नंबर के एंट्री पे, पहले नंबर के एंट्री पे लिखा हुआ कि मोहन के नाम पे ये पहले नंबर वाली जमीन है, राजा राम का बेटा है ये, और विलेज अमरापुर में रहता है और ये इस जमीन का मालिक है। दूसरे नंबर पे एंट्री है रघुराम की, रघुराम रतनलाल का बेटा है, विलेज अमरापुर में रहता है और ये इसका मालिक है। अब नीचे आती है वन, यानी कि ये जो वन पे दिख रहा है ये वाला इलाका, मैं एक बार इरेज करके आपको फिर से दिखा देता हूं। हाँ, ये जो ऊपर आपको ये वाला दिख रहा है वन, ये है आपका किसका, मोहन का प्लॉट। दूसरा 2 नंबर पे दिख रहा है रघुराम का प्लॉट, तो ये नीचे वाला प्लॉट है आपका रघुराम का। तो इस तरीके की एंट्री पटवारी ने कर रखी है। तो यहाँ पे कुछ सवाल पूछे गए कि हु ओन्स द लैंड साउथ ऑफ मोहन फील्ड, तो मोहन का वन है, साउथ में इसका किसका लैंड है, साउथ में ऑब्वियस बात है रघुराम का लैंड है। मार्क द कॉमन बाउंड्री बिटवीन मोहन एंड रघुलैंड, तो मोहन और रघुलैंड के बीच की कॉमन बाउंड्री ये रही। फिर हु कैन यूज फील्ड नंबर 3, तो फील्ड नंबर 3 का देखते हैं ओनरशिप किसकी है, फील्ड नंबर 3 में ओनरशिप है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, ग्रास लैंड है ये, तो मध्य प्रदेश सरकार इसकी ओनर है, तो मध्य प्रदेश सरकार जो चाहे उस लैंड पर करवा सकती है। लेकिन ज्यादातर लैंड में जब तक मध्य प्रदेश सरकार कुछ नहीं कराती है तो अगल बगल के गांव की गाय भैंसियां यहाँ पे आके चरती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से एक मैप होता है पटवारी के रजिस्टर में और इस तरीके से डिटेल्स होता है। अब देखिए इस मैप, इसको ठीक से देखिए, यहाँ पे एरिया लिखा है लैंड का, तो आप देख सकते हैं कि 0.75 हेक्टेयर मोहन के लैंड का एरिया, 3 हेक्टेयर रघुराम के लैंड का एरिया है। इन्होंने किसी को रेंट किया है, नहीं रेंट किया है। किस चीज की खेती कर रहे हैं, सोयाबीन खेती कर रहे हैं। तो यहाँ पे किस चीज की खेती कर रहे हैं ये भी लिखा हुआ, किसी को रेंट पे दिया हुआ है ये भी लिखा हुआ है, कितना हेक्टेयर है ये भी लिखा हुआ है, किसका है ये भी लिखा हुआ है। तो पटवारी के पास एक सेंट्रल रजिस्टर रखा हुआ है। तो जब पुलिस वाले के पास गए थे तो पुलिस वालों को कुल मिला के पटवारी से बात करनी चाहिए थी और पटवारी के रिकॉर्ड्स के बेसिस पे इनकी प्रॉब्लम का समाधान कर देना चाहिए था। इन केस अगर वो पुलिस वाला, ठीक है, के पास मान लीजिए कोई इनफॉर्मल कंप्लेंट भी आती है जहां मारा पीटी नहीं हुई, कोई वायलेंस नहीं हुआ है, बस एक झड़प हुई है, उस केस में पटवारी से बात करके इनफॉर्मली भी मैटर को सॉर्ट आउट किया जा सकता है कि भैया पटवारी की लैंड बुक में ऐसा है, ऐसा होगा। ओके, तो ये होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो ऑफिसर आया प्ले में वो आया पटवारी। पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। तो एक तो फार्मर से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, दूसरा गवर्नमेंट को इस बात की इंफॉर्मेशन देना कि उस क्रॉप, मतलब उस लैंड में कौन सी क्रॉप्स उगाई जा रही। देखा ना नीचे भाई, मोहन अपने लैंड पे सोयाबीन उगा रहा है, तो भाई उसके रजिस्टर में ये तक लिखा हुआ है कि सोयाबीन उगा रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है समय समय पे उसको अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फार्मर्स हमेशा एक क्रॉप तो उगाते नहीं, अगले सीजन में उनकी क्रॉप बदल जाएगी। तो पटवारी को रेगुलरली एक्टिव रह के ये चेक करना पड़ेगा कि कहां पे क्या क्या अपडेट हो रहा है। अच्छा, बात आई कि भैया लैंड रेवेन्यू, तो लैंड रेवेन्यू किस तरीके की बात हो रही है, क्या एग्रीकल्चरल लैंड पे रेवेन्यू देना पड़ता है? देखिए फ्रेंड्स, बहुत बड़े बड़े जो फार्मर्स होते हैं ना, जो बहुत बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते हैं, उनको लैंड रेवेन्यू देना पड़ता है। छोटे छोटे जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनको लैंड रेवेन्यू नहीं देना पड़ता है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे देखी दोस्तों। अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे पटवारी का काम आपको समझ में आना चाहिए। तो पटवारी का काम क्या होगा? लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करना, लैंड से जो रेवेन्यू आ रहा है उसको ओवरसी करना, और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो विलेज लेवल पे जो काम कर रहा है उसकी देखरेख कौन कर रहा है, उसका ट्रैक कौन देख रहा है? उसका ट्रैक पटवारी देख रहा है। और इस डिपार्टमेंट में, यानी कि जो स्टेट डिपार्टमेंट है, उसके सीनियर लोग इस पटवारी के काम को ओवरसी करते हैं। कौन करेगा? उस पर भी आ रहा है। तो भैया नायब तहसीलदार आएगा, भी तहसीलदार आएगा, उसकी बात करते हैं। एक नायब तहसीलदार के एक्सपीरियंस को मैं यहाँ पे बताऊंगा अभी आपको। तो फिर देखते हैं, अब बात की जाए एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स की। तो भैया हमारे देश के जितने भी स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। अगर फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड, तो इनके बहुत सारे डिवीजन्स हैं, जैसे तहसील, तालुका, हेड पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, नीचे रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं जैसे तहसीलदार। होता क्या है दोस्तों कि हमारा जो देश है स्टेट्स में बटा हुआ, स्टेट्स बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बटे हुए, ये डिस्ट्रिक्ट छोटे छोटे भागों में बटे हुए जिसको तहसील आप तालुका बोलते हो। डिस्ट्रिक्ट का सबसे ऊपर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन सी है? तो भाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। पहले यही एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जुडिशियल अथॉरिटी भी हुआ करती थी, लेकिन अब जज आ गया है। तो अंग्रेज के समय पे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करते थे, तो आजादी के बाद कुछ समय तक जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करते थे उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स के साथ साथ जुडिशियल पावर्स भी होती थी, पर अब केवल सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर्स। आप आईएएस बनोगे तो आपको एग्जीक्यूटिव पावर्स मिलेंगी। ओके, तो इस डिस्ट्रिक्ट नीचे कलेक्टर के अंदर बहुत सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे, तो तहसीलदार होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं। तो ये तहसीलदार और नायब तहसीलदार क्या काम करेंगे? ये उन डिस्प्यूट्स को देखेंगे दोस्तों एक बार। तो ये पटवारी के काम को सुपरवाइज भी करेंगे।
अगर कहीं कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट आ जाता है तो उसके ऊपर ये बात करके अपनी राय भी दे सकते हैं। इनफॉर्मली मैटर सुलटाने में नायब तहसीलदार का और तहसीलदार का एक बहुत बड़ा रोल होता है। एक ऐसी स्टोरी थी फ्रेंड्स, मेरे एक पहचान के मित्र हैं, वो नायब तहसीलदार हैं यूपी स्टेट गवर्नमेंट में। तो वो हरदोई साइड डिस्ट्रिक्ट में कहीं पोस्टेड थे, उनकी झड़प हो गई थी वहां पे। झड़प किस तरीके से हुई थी कि एक लोकल विलेज में वहां का कोई बहुत बड़ा आदमी था, कोई बड़ा सा जमींदार टाइप का था, उसकी इनसे झड़प हो गई थी। क्योंकि वो जमींदार का क्या था, उसके आसपास के लैंड का कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, तो काफी धमकी हमकी भी मिली थी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आप नायब तहसीलदार उन कानूनगों को प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। कई बार तो पहले के जमानों में ऐसा भी होता था कि इन कानूनगोस का, इन विलेज ऑफिसर्स का मर्डर हो जाया करता था, या फिर ये बहुत करप्ट होते थे। इस तरीके की प्रॉब्लम्स पहले हुआ करती थी। अब तो चीजें काफी स्ट्रीमलाइन हो गई, काफी अच्छी हो गई हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड्स कीप किए जाते हैं। ओके, तो भाई पटवारी इस रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा, और उसके रिकॉर्ड ठीक से मेंटेन है कि नहीं है, क्या डिस्प्यूट चल रहे हैं, इसके ऊपर नजर रहेगी नायब तहसीलदार की, तहसीलदार। ओके, फिर जब पटवारी कोई रिकॉर्ड बनवाएगा, अब रिकॉर्ड तो पटवारी के पास है, तो अगर उसकी एक कॉपी उस लैंड होल्डर को मिल जाएगी, तो उस लैंड होल्डर के पास भी एक प्रूफ हो जाएगा भाई कि भाई हाँ भाई उसके ऊपर पटवारी की स्टैंप होगी। तो सही मायने में तो ये है कि जो ये मोहन था, ठीक है ना, और मोहन के बगल में रघु था, तो मोहन ने जब अपना नाम रजिस्टर करवाया होगा पटवारी के रजिस्टर में, तो उसके पन्ने की फोटोकॉपी मोहन को अपने पास लेनी चाहिए थी। तो कुछ केसेस में फोटोकॉपी ले लेते हैं, कुछ केसेस में पटवारी बदमाश होते हैं, वो देते नहीं है। जो ईमानदार होंगे वो दे देंगे। ये पटवारी क्या करते हैं, ये अपना पैसा कमाते हैं। मैं सबके लिए बात नहीं कहूंगा दोस्तों, बहुत सारे लोग बहुत आप कह सकते हैं कि ईमानदार होते हैं, और कुछ लोग करप्ट होते हैं। तो रिकॉर्ड्स इनके हाथ में, तो जब तक रिकॉर्ड्स मैनुअल हुआ करते थे तब तक इनके पास उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करने का स्कोप होता था। लेकिन अब तो रिकॉर्ड्स ऑनलाइन हो गए हैं, तो बदलाव करने का स्कोप भी नहीं, जो कि सही भी है। अच्छा, बहुत सारे जो पटवारी थे वो उनको मजबूरी में करप्ट होना पड़ता था, क्योंकि अगर वो ईमानदार रहेंगे तो बड़े बड़े लोगों से पंगे ले लेंगे, बड़े बड़े लोगों से पंगे लेंगे तो उनकी जान पे बात आ जाएगी, तो वो बेचारे ईमानदार नहीं रह पाते थे, करप्ट रहते थे। अपनी जान से तो हर कोई प्यार करता है। तो इस तरीके की चीजें दोस्तों होती थी गाँव में। ये मैं आपको कुछ अलग हटके बता रहा हूँ, बस आपके लोअर लेवल की चीजों को समझने के लिए। ओके, तो तहसीलदार का काम क्या हुआ कि भाई लैंड रेवेन्यू ठीक से कलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो पटवारी उस पर रिपोर्ट करेगा, ग्राउंड रिपोर्ट, तहसीलदार उसको ठीक से देखेगा। तो तहसीलदार, नायब तहसीलदार लैंड रेवेन्यू ठीक से कलेक्ट हो रहा है, इस चीज पे ध्यान रखेंगे। प्लस फार्मर्स के लैंड की जो नोटिंग हुई है पटवारी के रजिस्टर में, उसकी कॉपी फार्मर को मिल जाए, ये भी देखा जाएगा। प्लस अगर किसी पर्सन को कास्ट सर्टिफिकेट देना है तो वो भी तहसीलदार देखेगा। लैंड डिस्प्यूट तहसीलदार के ऑफिस में उसकी सुनवाई होती है। तो आप कह सकते हैं कि हल्का हल्का जुडिशियल कैरेक्टर इस तहसीलदार के पास आ रहा है। ओके, तो ये है दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। Farmers often require a copy of their land record together with the map. As shown in previous illustrations, they have a right to this information. They may have to pay a small fee for this. यानी जैसा कि मैंने बोला कि जो लैंड वो ओन करते हैं, उस लैंड की प्रॉपर एंट्री है पटवारी के रजिस्टर में, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। तो इस चीज का प्रूफ फार्मर के पास होना चाहिए, एक कॉपी उसके अपने लैंड की उसके पास होना चाहिए, उसका अधिकार है। उसके लिए वो छोटी सरकारी फीस अगर उसे देने पड़ा तो ये ठीक है, कई जगहों पे पंचायत ऑफिस में ही फीस देनी पड़ती है। ओके, फिर अगर किसी प्रॉब्लम आ जाती है किसी फार्मर को, तो फिर वो अपने उस कागज पत्तल को लेके पुलिस अथॉरिटीज के पास, या फिर नायब तहसीलदार के पास, या तहसीलदार के पास, या पटवारी के पास जा सकता है कि देखिए ये मेरा लैंड है, मेरे पास इसका प्रूफ है, और मेरे से जबरदस्ती मेरा लैंड छीना जा रहा है, जो कि यहाँ पे मोहन के केस में हुआ था। अब देखिए यहाँ पे चीज पूछी गई, यहाँ से मैं आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। व्हेन डू यू थिंक फार्मर्स में रिक्वायर अ कॉपी ऑफ दिस रिकॉर्ड, यानी उनके पास एक जमीन है, इस चीज का प्रूफ फार्मर को कब जरूरत पड़ेगी। स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशंस एंड आइडेंटिफाई द केसेस इन विच दिस रिकॉर्ड्स में बी नेसेसरी एंड व्हाई। तो देखते हैं कहां कहां पे रिकॉर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। पहला, अ फार्मर वांट्स टू बाई अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम अनदर। अब एक फार्मर को दूसरे फार्मर से एक लैंड खरीदना है, तो ऑब्वियसली बात है उसमें इस रिकॉर्ड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस फार्मर से आप लैंड खरीद रहे हो, देखोगे ना कि उसके पास सही में लैंड बेचने की ताकत है कि नहीं है, उसके पास पत्तल है कि नहीं है, पटवारी के रजिस्टर में उसकी एंट्री है कि नहीं है। नहीं कोई भी फ्रॉड आएगा बोलेगा ये लैंड मेरे नाम पे, पर लैंड उसके नाम पे है कि नहीं है कहां चेक होगा, ये तब चेक होगा जब पटवारी के रजिस्टर को चेक किया जाएगा। एक बात और बता दूं फ्रेंड्स, इंडिया में अगर आपको एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना है, यानी किसी की फार्मर का लैंड खरीदना है, तो आपके पास फार्मर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपकी फैमिली का कोई फार्मर होना चाहिए। तो होता यह कि जैसे आप और मैं हो गए, तो हम लोग के पास नॉर्मली कोई एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, पर या तो आपके पापा हैं या आपकी मम्मी है। तो अगर आपके पापा मम्मी के पास अगर किसी एग्रीकल्चरल लैंड का कोई सर्टिफिकेट, ओनरशिप सर्टिफिकेट है, तो आप भी फार्मर की कैटेगरी में आओगे और आप किसी फार्मर से एक लैंड खरीद सकते हो। तो अगर किसी एग्रीकल्चरल लैंड को आपको खरीदना है, तो आपका फार्मर होना जरूरी है। और आप फार्मर कैसे होगे, अगर आपके नाम पे कोई एग्रीकल्चरल लैंड पहले से है कि नहीं है। अब आपको बता दूं, अमिताभ बच्चन एक फार्मर है,
ठीक है, अमिताभ बच्चन के पास बहुत सारे एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं। तो मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कभी भी किसी एग्रीकल्चरल लैंड को खरीदेंगे तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। गांव में ऐसे बहुत फ्रॉड होते हैं, गांव वाले भी कम शाणे नहीं होते। गांव वाले क्या करते हैं कि किसी शहर के आदमी को जिसके पास एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, उसको अपना लैंड बेच देंगे, उससे पैसे ले लेंगे और फिर बाद में जाके पंचायत ऑफिस में केस फाइल कर देंगे या स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाके केस फाइल कर देंगे, कह देंगे कि भैया मैं तो एग्रीकल्चरल लैंड था मेरा और मेरे को तो पता नहीं था, इन्होंने इलीगली मेरी जमीन हड़प ली है, और उस बेचारे से जमीन भी वापस ले लेंगे और उसके पैसे भी पहले वापस ले लेंगे। तो आजकल गांव वाले भी बहुत शाणे हो गए। गांव वालों को सीधा मत समझिएगा, बहुत तेज होते हैं ये लोग, ठीक है। तो इस तरीके से एक फार्मर ही एक फार्मर की लैंड को खरीद सकता है। फिर यहाँ पे दूसरा, फार्मर वांट्स टू सेल और प्रोड्यूस टू अनदर। तो भाई अगर एक फार्मर को अपना प्रोड्यूस किसी और को बेचना है तो उसको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, जो दूसरा आएगा। अब आपके जमीन पे धान उगा है तो आप धान खरीद लोगे, राइस खरीद लोगे, गेहूं खरीद लोगे, ये तो ना देखोगे भाई के सर्टिफिकेट है कि नहीं है। फिर a farmer wants a loan from the bank to dig well in her land। अब अगर आप बैंक के पास जाते हो तो उससे बैंक से पैसा मांगते हो तो बैंक कुछ कागजात मांगेगा। अब आप बैंक को बोल रहे हो कि मैं अपनी जमीन में गड्ढा खोदना चाहता हूँ, कुआं खोदना चाहता हूँ, तो वो बैंक बोलेगा कि भाई तुम्हारी जमीन है, इस बात को प्रूव करो। तो वो कैसे प्रूव होगा? तो पटवारी के रजिस्टर से कागज लगेगा। समझ गए? अगर पटवारी को फर्टिलाइजर खरीदने अपने लैंड के लिए, तो अगर फर्टिलाइजर मार्केट से खरीद रहा है तो किसी रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है। हाँ, अलग बात है कि उसके लिए लोन ले रहा है सरकार से, तो हो सकता है उसको पटवारी के कागज की जरूरत पड़े। A farmer wants to divide his property among his children। तो अगर चिल्ड्रन के बीच में प्रॉपर्टी डिवाइड कर रहा है, इनफॉर्मली डिवाइड कर रहा है तो कोई बात नहीं। अगर फॉर्मली डिवाइड कर रहा है, उनके नाम कर रहा है, तो उनके नाम करने के समय पे उसको पटवारी रजिस्टर में एंट्री करानी पड़ेगी, तो वहां पे भी कागज की जरूरत पड़ेगी। समझ गए दोस्तों कहां कहां पे ये रोल किस तरीके से होते हैं। फिर यहाँ पे एक पोएम लिखी गई है। पोएम में एक डॉटर की विश दिखाई गई है। विश ये दिखाई गई कि गाँव के इलाकों में क्या होता है, शहर में भी आजकल ऐसा हो रहा है, बट गांव के इलाकों में क्या होता है कि लड़कियों को प्रॉपर्टी बाप की नहीं मिलती है। पिताजी की प्रॉपर्टी लड़कों के नाम कर दी जाएगी, लड़कियों के नाम होगी नहीं। लड़कियों का क्या होता है कि भाई उनको दहेज देके उनकी शादी में उनको भेज दो वापस। तो पहली बात तो लड़कियां वैसे ही बोझ हो जाती है पेरेंट्स के लिए कि उनकी शादी में दहेज देना है। दूसरा, उनको कोई प्रॉपर्टी भी नहीं मिल रही। तो ये लड़की यहाँ पे बोलना चाहती है कि मुझे भैया अपने नाम पे कोई डाउरी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो किसी और फैमिली को मिल रही है, प्लस मेरे नाम पे मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो मेरे फादर की जमीन है वो मुझे थोड़ी बहुत मिलनी चाहिए थी। तो ये एक डॉटर की विश है। इस विश को पूरा करने के लिए एक चीज लेके आएगी हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। अक्सर कर क्या होता है हमारी इंडियन सोसाइटी में फ्रेंड्स, कि पिताजी के नाम पे जो लैंड होता है वो ज्यादातर बच्चों बेटों के नाम कर दिया जाता है, लड़कियों के नाम नहीं किया जाता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जब लड़कियां होती हैं शादी होने से पहले वो अपने घर में खेतों में भी काम करती हैं, एग्रीकल्चर लैंड में भी काम करती हैं, एग्रीकल्चर में वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व होती हैं अपनी फैमिली में, लेकिन जब वो शादी होती है तो वो हमेशा के लिए चली जाती हैं और उस लैंड में उनका कोई भी हक नहीं होता है। इसीलिए यहां पे ये बात आई कि फादर की मृत्यु के बाद जो प्रॉपर्टी है वो सारे बच्चों में बराबर बंटनी चाहिए, और इसके लिए लेके आया हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। अब इस नए लॉ ने क्या कहा है कि भाई बच्चों को, डॉटर्स को और माओ को बराबर शेयर मिल सकता है पिताजी के लैंड में, पिताजी की प्रॉपर्टी में। ठीक है, और ये लॉ अप्लाई होगा सारे स्टेट्स को, सारे यूनियन टेरिटरीज को इन द कंट्री। अच्छा, एक बात और बता दूं दोस्तों, एक और कुछ ऐसा लॉ है, कुछ इस टाइप का है, मेरे को इतने जानकारी नहीं, बस मैं इनफॉर्मली आपसे बात कर रहा हूं कि अगर तो किसी एक पर्सन ने, किसी एक फादर ने अपने दम पे कुछ कमाया है, तो जरूरी नहीं है कि वो अपने बच्चों को दे, या फिर वो किसी एक को दे दे दूसरे को ना दे। ये होता है जैसे कि अब किसी एक पर्सन ने एक प्रॉपर्टी को अपने फादर से बिक्यूट किया, अब वो जो प्रॉपर्टी जो कि उसने अपने फादर से बिक्यूट की वो आगे उसको इस हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से देनी है। लेकिन किसी एक पर्सन ने अपने दम पे कुछ बनाया है, तो अपने दम पे बनाई हुई चीज वो अपने बच्चों को ना दे तो भी चलेगा, अगर किसी एक बच्चे को दे तो भी चलेगा, किसी को ना दे पूरी दान दे दे तो भी चलेगा, क्योंकि वो उसकी कमाई हुई है। समझ गए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं? फिर आगे देखते हैं। तो इस लॉ से, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट से भाई साहब बहुत सारी वुमेन को फायदा हुआ। तो एक एग्रीकल्चरल फैमिली की जो एल्डेस्ट डॉटर है सुधा, उसकी शादी हो गई थी, बगल के विलेज में वो शादी होकर चली गई। जब उसके पिताजी की मृत्यु हो गई तब भी वो फार्मिंग के लिए कभी कभी आके अपनी माँ की मदद करती थी और अपने भाई की मदद करती थी। अब इस माँ ने क्या किया, पटवारी से कहा कि ये जो लैंड है इसको बराबर बराबर सारे बच्चों के नाम पे कर दो। ठीक है, तो इससे हुआ क्या कि सुधा को एक फाइनेंशियल गारंटी मिली। सुधा के दिमाग में आ गया कि भाई मेरे पास एक जमीन है, कल को मेरी लाइफ में कुछ हो जाता है तो मेरे पास हमेशा मेरी ये जमीन होगी, मैं इस जमीन पे आके वापस रह सकती हूँ। ये मेरी जमीन कैसे हो गई? क्योंकि पटवारी के रजिस्टर पे मेरे नाम की एंट्री हो गई। तो लड़कियों के नाम पे भी इस एग्रीकल्चर जमीन को करना चाहिए, ना कि केवल लड़कों के नाम पे आप कर दो, लड़कियों को शादी करके भेज दो। फिर बात की जाए अदर पब्लिक सर्विस की, एक सर्वे है, तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखा है हमने गवर्नमेंट का, खासकर रूरल एरियाज में जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसकी बात की गई।
तो लॉ एंड ऑर्डर को पुलिस मेंटेन करती है, इसको हमने देखा। लैंड रिकॉर्ड्स को पटवारी मेंटेन करता है, इसको हमने देखा। और ऊपर उसके कौन देखता है? तहसीलदार देखता है। फिर तो पटवारी के काम को तहसीलदार वगैरह देखेंगे। लॉ एंड ऑर्डर में अगर पुलिस कोई काम नहीं कर रही, नीचे लेवल के ऑफिसर्स, तो उनको ओवरसी कौन करेगा? तो उस डिस्ट्रिक्ट का एसपी करेगा। हालांकि एसपी के नीचे और भी ऑफिसर्स होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर होता है, डीएसपी होता है, बहुत सारे और ऑफिसर्स भी होते हैं। तो जब भी आप देख सकते हैं ना कि फ्रेंड्स, जो गांव है ना, गांव में बहुत तरीके की पब्लिक सर्विस और फैसिलिटीज है। क्राइम के रिस्पेक्ट में पुलिस है, लैंड रिकॉर्ड्स के रिस्पेक्ट में आपका पटवारी है, कास्ट सर्टिफिकेट इशू करना है तो तहसीलदार है, लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को तहसीलदार के कोर्ट में, तहसीलदार के ऑफिस में सुना जाता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं एक एरिया में, और उन प्रॉब्लम्स के साथ, उन सर्विसेज के साथ डील करने के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं। ठीक है, और वो नियम कानून जो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो ये देखते हैं। तो आप एक काम कर सकते हो दोस्तों कि आप अपने नियर बाई विलेज में जाइए, और उस नियर बाई विलेज में जाके वहां की मिल्क सोसाइटी को देखिए कैसे काम कर रही है, वहां की फेयर प्राइस शॉप को देखिए कैसे काम कर रही है। ये फेयर प्राइस शॉप आपकी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हिस्सा होती है, जहां पे लो इनकम ग्रुप या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को डिस्काउंटेड रेट पे राशन दिया जाता है। फिर बैंक में जाके देखिए कैसे काम होता है, पुलिस स्टेशन में कैसे काम होता है, एग्रीकल्चरल सोसाइटी में सीड्स फर्टिलाइजर्स किस तरीके से दिए जाते हैं। तो इस तरीके की चीजों को जितना हो सके आप अपने टीचर से बात करके इन एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करके चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैं चैप्टर को खत्म कर रहा हूँ। काम भर की चीजें जितना तेजी से हो सका उतना तेजी से मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। देखिए पसंद आई हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे उतना ही ज्यादा यूट्यूब मेरी इन वीडियोस को अपनी एल्गोरिदम में प्रमोट करेगा, तो उतने ज्यादा मेरे को व्यूज मिल जाएंगे। साथ साथ दोस्तों आप अपने दोस्त जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको एक वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं तो वो भी कर दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ध्यान रखिए अपना, गुड बाय।